मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी, MA उत्तरार्ध साहित्यिक निबंध। आदिकाल। प्रिय विद्यार्थियों, आदिकाल पर पिछली 2 कक्षाओं में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। आज आदिकाल की प्रवृत्तियों पर हम चर्चा करते हैं। देखा जाए तो आदिकालीन साहित्य में अनेक प्रवृत्तियां हमें एक साथ दिखाई पड़ती हैं। जैसे कुछ में श्रृंगार है, कुछ में वीर भावों की प्रवृत्ति है, कुछ ऐसी भी रचनाएं हैं जिनमें धर्मोपदेश, नैतिकता, योग साधना आदि का निरूपण हुआ है। ऐसी स्थिति में यह कहना कठिन है कि इस युग में कौन सी प्रवृत्ति प्रधान रही है। फिर भी कुछ प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो स्वतंत्र रूप से सामने आई है। पहली प्रवृत्ति है वीर गाथात्मक प्रवृत्ति या वीर गाथाओं की रचना। आदिकाल में काव्यगत प्रवृत्तियों के अनंतर वीर गाथात्मक प्रवृत्ति की प्रधानता का स्वर सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लक्षित किया था। राजाओं के चैतन्य में साम्राज्य विस्तार की लालसा थी। सुकुमार सुंदरियों के प्रति रूपासक्ति और पड़ोसी राज्यों के प्रति अधिकार भावना का प्राबल्य था, जिसके कारण सर्वत्र युद्ध का वातावरण ही बना रहता था। युद्धों की इस मानसिकता में कवियों की रुचियां अधिक मुखरित हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रुचि को दृष्टिगत रखते हुए इस युग को वीर गाथा काल की संज्ञा से अभिहित किया। रासो काव्यों की श्रेष्ठता आदिकालीन वीर भावों की साहित्यिक अभिव्यक्ति का प्रमाण है। जैसे उठी राज पृथ्वीराज बाग लगो मन वीर नट, कढ़त तेग मन बेग लगत मनो बीज झट घट, उलटी जु राज पृथ्वीराज बाग थकी सूर गगन धर धसत नाग। इस प्रकार के उत्साह का वर्णन इन रासो काव्यों में हुआ है। दूसरी प्रवृत्ति है युद्ध वर्णन। यह युद्ध वर्णन अतिरंजित रूप में प्रकट हुआ है। आदिकालीन समाज का विभाजन युद्ध भूमि और पलायन भूमि के आधार पर किया जाता रहा है। आदिकालीन जैन साहित्य के अंतर शालिभद्र सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली रास में युद्ध का चित्र कितना जीवंत है कि जब सेना के उत्साह और दर्प से पर्वत की श्रृंखलाओं, सागर की धाराओं और पृथ्वी की काराओं में भूचाल सा आंकड़ा होता है। तलट लिया गिर टेक टोल खेचर खलखलिया, कड्डिये कुरम कंद संधि सागर झलहलिया, मल्लिये समहरि शेष शिशु सल लीन सक्कई, कंचन गिरी कंधार भरी कम कन्नी कत्सकई। इसी प्रकार चंद वृदाई कृत पृथ्वीराज रासों में युद्ध वर्णन की सजीवता हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। वास्तव में संपूर्ण रासो काव्यों में परमाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, इन सब ग्रंथों में युद्ध वर्णन अत्यंत प्रभावशाली रूप में हुआ है। कम्मान बान छूटहि अपार, लागत लोह इम सारी धार, गमसान धान सब वीर सेत, धन श्रवण बहुत अरु रकत रेत। तो युद्ध भूमि का जो चित्रण है वह अत्यंत उत्कट स्तर पर हुआ है। तीसरी प्रवृत्ति है श्रृंगार वर्णन। आदिकालीन साहित्य में वीरता, युद्ध, परस्पर वैमनस्य, शत्रुता के वर्णन के साथ सौंदर्य, प्रेम और श्रृंगार जैसी भावनाओं के प्रति कवि गण और काव्य प्रवृत्तियों का सामंजस्य को चौंकाता है, लेकिन इसके कारण भी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो पृथ्वीराज रासो जैसे वीर ग्रंथ में प्रेम तत्व की ही प्रधानता स्वीकार की। रासो काव्य परंपरा में खुमान रासो और विशलदेव रासो में वीर रस के साथ श्रृंगार रस का सुंदर निर्वाह हुआ है। उसी प्रकार जैन फागु काव्य में राजेश्वर सूरीकृत नेमिनाथ फागु के अंतर्गत राजा अग्रसेन की पुत्री
राजुल के श्रृंगार निरूपण के बिंब द्रष्टव्य है। सरल तरल भूय वल्लरी स्त्रीहण पिय घण तुंग, उदर देसी लंका डलिय सोहई लिवे तुरंग, अब कोमल विमल नितंब किरी गंगा पुलेना। अर्थात भुजा वल्लरियां सरल और तरल है, कटी क्षीण उत्तंग पयोदर है तथा गंगा के दो कूलों के समान नितंब शोभायमान है। इस प्रकार आदिकालीन साहित्य में वीरता और प्रेम, पराक्रम और श्रृंगार, राज्य विस्तार और सौंदर्य दोनों साथ साथ चले हैं। चौथी प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। इस प्रकृति चित्रण में विशेषता यह है कि इन कवियों ने परंपरा का निर्वाह ही अधिक किया है। इस काल में प्रकृति कहीं आलंबन रूप में ग्रहित है तो कहीं उद्दीपन रूप में। प्रकृति के आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण का उदाहरण द्रष्टव्य है। गज्जरन दरिये समीर सद, निर्झरत झरे नद और नद, नद और नद, निझरिय झडिय झर हर करूर, ओम्बरही सलिल ललिता सपूर। पांचवी विशेषता है आश्रय दाताओं का गुणगान। आदिकाल के कवि अधिकांश राज्याश्रित थे, जीविकोपार्जन के लिए कलात्मक अभिव्यक्ति का निरंतर प्रयास करते थे। राजाओं की स्तुति, युद्ध भूमि में उनके पराक्रम और शौर्य की प्रशंसा, शासकीय व्यवस्था की उत्कृष्टता, काम कलाओं की निपुणता आदि विषयों को काव्य विषय बनाकर इन कवियों ने अपनी रचना धर्मिता का प्रदर्शन किया और आश्रयदाताओं के प्रति अपनी निष्ठा का भी। यह इसका परिणाम था कि आलोच्य काल में काव्यगत प्रवृत्तियों में राष्ट्रीयता की भावना का घोर अभाव दिखाई पड़ता है और जनजीवन की संप्रकृति का घोर अकाल। कविता सामंतों की चार दीवारी में कैद, नृत्यांगनाओं के नर्तन, कामिनियों के सौंदर्य प्रसाधन और राजाओं के विलासी जीवन का उपकरण बन गई थी। इस प्रकार आदिकाल में आश्रय दाताओं का गुणगान करना भी एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में आता है। चंदवरदाई ने लिखा है, पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा करते हुए, संभरी नरेश सोमेश पूत, देवत्व रूप अवतार भूप, जिहि पकड़ी साह साहब लीन, जिहि वैर करिए पानीयहीन, बलि बेन करण जिमि दानमान, सत सहजशील हरिचंद समान। इस प्रकार हरिश्चंद्र के समान पृथ्वीराज चौहान के शील और उसकी दानवीरता का उदाहरण कवि ने प्रस्तुत किया है। छठी विशेषता है इतिहास और कल्पना का मिश्रण। तत्कालीन समाज सामंती व्यवस्था पर आधारित था, जिसकी नीतियां राजगृहों में बनती थी और गतिविधियां रणभूमि में प्रदर्शित होती थी। राजाश्रित होने के कारण कवियों को राजाओं और सामंतों के पक्ष में जोरदार वकालत करनी पड़ती थी। युद्ध भूमि में पराक्रम की झूठी कहानी गढ़नी पड़ती थी। तो आदिकालीन साहित्य की अप्रामाणिकता के पीछे ऐतिहासिक संदर्भों का यथार्थ भाव ही है। कवियों ने कल्पना से इतिहास को विकृत रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत से इतिहास विरुद्ध तथ्य भी उनकी रचनाओं में सम्मिलित हो गए हैं। इसलिए इन रचनाओं के अध्ययन या ग्रहण के समय पाठक या ऐतिहासिक बुद्धि वाले व्यक्ति को बहुत सावधानी से काम लेना पड़ता है कि ये रचनाएं साहित्यिक रचनाएं हैं, ऐतिहासिक रचनाएं नहीं हैं। इतिहास कल्पना के पीछे छिप गया है। सातवीं विशेषता है रासो काव्य परंपरा, नहीं लौकिक साहित्य का प्राचुर्य। आदिकालीन साहित्य में रासो काव्य की लंबी परंपरा में लौकिक साहित्य का प्रणयन भी उत्कृष्ट बन पड़ा है। इस युग में लोक भाषा, लोक परिवेश और लोकाचार की संप्रकृति से सर्वथा सबल लौकिक साहित्य स्वच्छंद रूप में रचित है। ढोला मारूरा दुहा,
जय, मयंक, जस चंद्रिका, वसंत विलास और खुसरो की पहेलियाँ लौकिक साहित्य के सिरमौर ग्रंथ हैं। सोरठियो दूहो भलो, भली मरवणरी बात, जौबन छाई धन भली, तारा छाई रात, इसी प्रकार का एक आदर्श काव्य है। रासो काव्य परंपरा, 8वीं विशेष प्रवृत्ति है रासो काव्य परंपरा। इस युग के चरित काव्य की परंपरा का अविच्छिन्न प्रवाह आगे भी देखने को मिलता है। इन कवियों ने कथा काव्य और चरित काव्य के निमित्त रासो ग्रंथों की रचनाएं शुरू की थी, जिसके अंतर्गत राजाओं के उत्साह, शौर्य, पराक्रम, प्रेम, सेना, लोकाचार आदि का विस्तृत वर्णन हुआ है। चंद बरदाईकृत पृथ्वीराज रासो, दलपति विजयकृत खुमान रासो, नरपति नालेकृत विशलदेव रासो, जगनीकृत परमाल रासो, ऐसी ही कुछ उत्कृष्ट रासो रचनाएं हैं। रासो एक प्रकार का चरित काव्य रूप है जिसमें किसी वीर पुरुष के चरित्र का, उसके युद्धों का, उसके विवाहों का वर्णन किया जाता है। 9वीं प्रवृत्ति है भाषागत विशेषता। आदिकालीन साहित्य की एक अन्यतम उपलब्धि इसकी भाषागत विशेषता है। इस काल में प्रचलित भाषाई रूपों में अपभ्रंश, पिंगल, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप प्रचलित था। इसी प्रकार 2 शैलियाँ इस युग की बहुत प्रसिद्ध रही, डिंगल और पिंगल। इन शैलियों के प्रयोग के द्वारा चारणों एवं भाटों ने कोमल और कठोर भावाभिव्यक्ति की एक नवीन परंपरा को जन्म दिया। एक कोमल प्रवृत्ति, प्रेम जैसी प्रवृत्ति के वर्णन के लिए इन्होंने पिंगल का आश्रय लिया। एवी परी कोयल कुजई, पूजई युवती मनोर, विधुर वियोगिनी धूजई, कुजई मैण किशोर। एक अच्छा उदाहरण है इनकी पिंगल काव्य रचना का। इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। उस पर आलंकारिकता की गहरी छाप भी यहीं से मिलनी शुरू होती है। 10वीं विशेषता है, 10वीं प्रवृत्ति, काव्य रूपों का प्राचुर्य। काव्य रूपों की दृष्टि से यह काल अविस्मरणीय है। हिंदी साहित्य का आदिकाल। इस ग्रंथ के रचयिता डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि जब जब कोई जाति नवीन जातियों के संपर्क में आती है तब तब उसमें नई प्रवृत्तियां आती है, नई आचार परंपरा का प्रचलन होता है, नए काव्य रूपों की उद्भावना होती है और नए छंदों में जनहित मुखर हो उठता है। नया छंद नए मनोभाव की सूचना देता है। इस प्रकार अनेकानेक काव्य रूपों का प्रचलन आदिकालीन साहित्य की निजी विशेषता है। ये काव्य रूप विविध रूपों में हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे सिद्धों ने चर्यापद और दोहे लिखे। सिद्धों के चर्यापद और दोहे, नाथों के पद, नाथों की उलटबांसियाँ भी बहुत प्रसिद्ध है। नाथों ने साखी, शब्दी, पद, दोहा, सोरठा, चौपाई आदि कई काव्य रूप प्रयुक्त किए। उन्होंने प्रश्नोत्तर शैली में दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किया। प्रश्नोत्तर या गोष्ठी शैली में उनके पद बहुत ही प्रसिद्ध हुए। जैन साहित्य में रास ग्रंथ लिखे गए और प्राचीनतम गद्य के नमूने भी जैन साहित्य में मिलते हैं। आराधना, अतिचार, बाल शिक्षा, बालाउबोध, टब्बा आदि गद्य रूप। वादीप सिंह इस युग के श्रेष्ठ गद्यकार हुए। पृथ्वीचंद वाग्विलास जैनों का श्रेष्ठ गद्य काव्य है। इस प्रकार जैन साहित्यकारों ने कई नए काव्य रूपों का विकास किया। रास, फागु, छप्पे, चौपाई, प्रबंध, गाथा, चरचरी,
गुरुवावली, ये इनके काव्य रूप हैं। इस प्रकार आदिकालीन साहित्य अपनी उपलब्धियों और अपनी प्रवृत्तियों के लिए ख्यात रहा है। आदिकालीन साहित्य का महत्व। इस प्रारंभिक काल का साहित्य विविधमुखी और समृद्ध है। इसमें जहाँ एक ओर धर्माश्रित काव्यों में वैराग्य की शांत स्रोतस्विनी प्रवाहित है, वहीं दूसरी ओर उसमें श्रृंगार की कलकल निनादिनी सुंदर कलोलिनी भी है। इसमें जहाँ एक ओर वीर रस के अदम्य वेग से संपन्न गरजती तरजती कड़कड़ाती तटिनी है, वहीं इसमें लोकाश्रित काव्यों में अनुरंजनकारी सरस पैश्विनी भी है। इसमें हमारा समस्त जातीय जीवन अपनी संपूर्ण क्षमताओं और परिसीमाओं सहित चित्रित हुआ है। इस काल का साहित्य हिंदी का संक्रमणकालीन साहित्य है। इसमें इससे पूर्ववर्ती अपभ्रंश काव्य परंपराओं का अंधानुकरण नहीं है। हिंदी एक जीवंत भाषा है और वह पूर्ववर्ती साहित्य की जीवन प्राण धारा को लेकर चली है। उसमें इस समय के साहित्यकार की प्रतिभा का यथेष्ट विकास हुआ। इसमें हिंदी के स्वतंत्र चेता कलाकारों की प्राण चेतना यत्र तत्र प्रस्फुटित हुई है। वह कई दिशाओं में पूर्व परंपरा को पीछे छोड़कर आगे निकल गई। इस साहित्य में आगामी हिंदी साहित्य की अनेक विध परंपराओं का उत्स दिखाई पड़ता है। अतः ये कहा जा सकता है निष्कर्ष रूप में कि हिंदी के प्रारंभिक काल की वीर गाथाओं का साहित्य कथ्य और शिल्प की दृष्टि से पर्याप्त संपन्न है। इस साहित्य की अनेक परंपराएं और शैलीगत विशेषताएं परवर्ती काव्य में पल्लवित और पुष्पित हुई। भक्ति काव्य, ऋचि काव्य की दोहा काव्य परंपरा, पद परंपरा, हठयोग, शब्दावली, वैराग्य वृत्ति, श्रृंगार की धारा, नक्षिक वर्णन की धारा, ये सारी प्रवृत्तियों का उत्स हमें आदिकालीन साहित्य में दिखाई पड़ता है। इसलिए आदिकालीन साहित्य भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा सकता है।